वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को वन बाय वन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 11 अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने इस लेक्चर के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप आज के लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। Two liquids A and B have densities 1 grams per milliliter and 1.2 grams per milliliter respectively. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग लाइन में आपको दो लिक्विड्स का बताया गया है कि एक लिक्विड A है और दूसरा लिक्विड B है और फिर उनकी डेंसिटीज बताई गई हैं। लिक्विड A की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और लिक्विड B की डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि हमने कैसे पता लगाया कि लिक्विड A की डेंसिटी 1 है और लिक्विड B की डेंसिटी 1.2 है, तो इस सेंटेंस के एंड पे देखें रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जिस तरतीब से ये लिक्विड्स लिखे गए हैं, लिक्विड A देन लिक्विड B, उसी तरतीब से इनकी डेंसिटीज लिखी गई हैं। लिक्विड A की डेंसिटी 1 ग्राम्स पर मिलीलीटर है और फिर लिक्विड B की डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। When both liquids are poured into a container, one liquid floats on the top of the other. जब इन दोनों लिक्विड्स को कंटेनर में डाला जाता है तो इनमें से एक लिक्विड दूसरी की टॉप के ऊपर आ जाता है। आपने बताना है कौन सा लिक्विड टॉप के ऊपर आया है और क्यों आया है। आपने रीजन भी बतानी है और ये भी बताना है कि इन दोनों लिक्विड्स में से कौन सा लिक्विड टॉप के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करेंगे। आपको डेंसिटी का पता होना चाहिए। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी हैवी है अपने वॉल्यूम के मुकाबले में, और ये इसके फार्मूले से ही क्लियर है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फार्मूला आपको पता होगा कि डेंसिटी क्या होती है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले और लिक्विड्स को देखने से पहले कि कौन सा लिक्विड टॉप के ऊपर होगा, इस चीज को देखने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखें और समझें कि जब हम पानी में लकड़ी और लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो लकड़ी तैरती है और लोहा डूब जाता है। ये तो क्लियर है ना सबको कि लकड़ी तैरेगी और लोहा डूब जाएगा, और इसकी वजह ये है कि लकड़ी की डेंसिटी कम होती है जबकि लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो लकड़ी की डेंसिटी कम थी इसीलिए वो डूबी नहीं, वो टॉप पे रही, जबकि लोहे की डेंसिटी ज्यादा थी तो वो डूब गया, वो नीचे चला गया, ना कि टॉप पे रहा। तो यहाँ से आपने रूल याद रखना है कि जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे चली जाती है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएं और देखें कि इस क्वेश्चन में हमें दो लिक्विड्स दिए गए हैं, एक लिक्विड A और दूसरा लिक्विड B, और इन दोनों की डेंसिटीज दी गई हैं। लिक्विड A की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है और लिक्विड B की डेंसिटी 1.2 ग्राम्स पर मिलीलीटर है। इन दोनों लिक्विड्स में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली लिक्विड B की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड A से। अब आपने रूल को याद रखना है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे रहेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। लिक्विड A की डेंसिटी कम है इसीलिए लिक्विड A लिक्विड B के ऊपर फ्लोट करेगा। चाहे सॉलिड हो या लिक्विड, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, जैसा कि हमने लकड़ी और लोहे के केस में देखा था। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे लिक्विड के केस में है और डेंसिटीज आपको दी गई हैं। जस्ट आपको एक लाइन और एक की पॉइंट माइंड में होना चाहिए कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे चला जाएगा। तो इसका आंसर यही है कि लिक्विड A लिक्विड B के ऊपर फ्लोट करेगा और इसकी रीजन डेंसिटी से एक्सप्लेन की गई है कि लिक्विड A की डेंसिटी कम है लिक्विड B से। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको एक की पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। Write a method to find the volume and density of a human body. क्वेश्चन 2 में आपसे वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी को फाइंड करने का मेथड पूछा गया है कि आप मेथड बताएं कि हम ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करने का मेथड बताना है, फिर डेंसिटी फाइंड आउट करने का मेथड बताना है, और ये ह्यूमन बॉडी के वॉल्यूम और डेंसिटी की बात हो रही है। अब हमने छोटे लेवल से ये चीज पढ़ी हुई है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं। अगर कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट है जैसे क्यूब हो गया, बॉक्स हो गया, तो हम उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर करते हैं और फार्मूले में पुट कर देते हैं। ये फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला हम बचपन से छोटे लेवल से ही पढ़ के आते हैं वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन ये फार्मूला रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है।
अब इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के केस में हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के केस में हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। अब हमारी ह्यूमन बॉडी भी है ऐसी है जिसमें उसकी शेप इर्रेगुलर है। हम उसको स्केल से उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करके उसको फार्मूले में पुट करके उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। हमें कोई और मेथड यूज करना होगा और इसीलिए हम ह्यूमन बॉडी के वॉल्यूम को निकालने के लिए वाटर डिस्प्लेसमेंट का मेथड यूज करते हैं। तो आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे कि ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। पहले स्टेप पे एक लार्ज कंटेनर में पानी को भरा जाता है और उसका इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया जाता है। उसके बाद एहतियात के साथ एक पर्सन को जिसका हमने वॉल्यूम मेजर करना है उसको उस कंटेनर के अंदर डाला जाता है और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम नोट किया जाता है। पहले इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया, फिर फाइनल वॉल्यूम नोट कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई का, और उसमें जो वैल्यूज हमने निकाली फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, वो वैल्यूज जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी आ जाता है। बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये फार्मूले का पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट मेथड से ह्यूमन बॉडी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज आपसे डेंसिटी का पूछा गया था, तो सेकंड पॉइंट और सेकंड हेडिंग बना के आप डेंसिटी का बताएंगे मेथड कि हम ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो हमारे पास आ चुका ह्यूमन बॉडी का, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाला है। मास को हम वेइंग बैलेंस से मेजर कर लेंगे और दोनों वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करके डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। चलिए तो क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं, रीड करते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या पूछा गया है? हाउ इज प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, गिव अ रीजन। मैटर की स्टेट्स को हमने पढ़ा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक फोर्थ स्टेट प्लाज्मा जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इस स्टेट के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये कैसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, हम इसको कैसे कहते हैं कि ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। आपने रीजन देनी है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, बिकॉज करके आप अपनी रीजन को देंगे कि जब हम गैस को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो गैस आयनाइज हो जाती है, यानी उसके अंदर आयंस बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस बन जाते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस से। तो इन तीनों स्टेट से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और एक न्यू स्टेट बन जाती है जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो कि क्या है? प्लाज्मा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन 4 को रीड करते हैं। व्हाई इज वाटर नॉट यूज्ड एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। हम वाटर को ग्लास थर्मोमीटर्स में क्यों नहीं यूज कर सकते? इसकी रीजन आपसे क्वेश्चन 4 में पूछी गई है कि ग्लास थर्मोमीटर्स में वाटर यूज क्यों नहीं किया जाता। अब ग्लास थर्मोमीटर्स में जो लिक्विड यूज किया जाता है, आप सबको पता होगा, वो मरकरी होता है। तो क्वेश्चन ये किया गया है कि ग्लास थर्मोमीटर्स के अंदर वाटर क्यों नहीं यूज किया जाता, इसकी रीजन दे दें। तो इसकी रीजंस आप पॉइंट्स की फॉर्म में देंगे कि वाटर को ग्लास थर्मोमीटर में इसीलिए यूज नहीं किया जाता। पहली वजह तो ये है कि वाटर का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली एक्सपेंड नहीं करता, ये रीजन आपने याद करनी है। दूसरी रीजन ये है कि वाटर ग्लास के साथ चिपक जाता है और इसीलिए रीडिंग क्लियर नहीं होती। जब हम वाटर को थर्मोमीटर में यूज करेंगे तो वो वाटर जाके ग्लास के साथ चिपक जाएगा, जिसकी वजह से रीडिंग लेना मुश्किल हो जाएगी। तीसरी रीजन आपने लिखनी है कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है, इसीलिए इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो लिमिटेड होती है। तो ये 3 रीजंस आपने लिखनी है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में, ये 3 रीजंस आपने याद करनी है। क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं। कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि हम किसी सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं बगैर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, यानी टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है फिर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो आपने ऐसी सिचुएशन बतानी है कि जिसमें हम टेम्परेचर तो इंक्रीज ना हो लेकिन सिर्फ एनर्जी इंक्रीज हो जाए, इंटरनल एनर्जी सिर्फ इंक्रीज हो। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? कैन की सूरत में आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो पहले आपने यस और नो में आंसर करना है, फिर अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, रीजन देनी है। तो इसका आंसर ये है कि यस वी कैन इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा हम कब कर सकते हैं? चेंज ऑफ स्टेट के दौरान, जब
सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होती है। स्टेट का क्या मतलब है कि सॉलिड से या तो वो लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से स्टीम में जा रहा है, तो इस तरह उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इस चेंज ऑफ स्टेट के प्रोसेस के दौरान हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें उस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो लेकिन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा कब होता है? चेंज ऑफ स्टेट के दौरान। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर आप एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम ये बात कह रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस की एग्जाम्पल है कि जब आइस मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, चाहे हम उसे हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते रहें। इस दौरान जो एनर्जी उसे दी जा रही होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। टेम्परेचर उतना ही रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो हम हीट उसे दे रहे हैं, जो एनर्जी उसे दे रहे हैं, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये रूल आपने याद रखना है। क्वेश्चन 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है? व्हाई आर फिक्स्ड पॉइंट स्केल्स रिक्वायर्ड फॉर थर्मोमीटर्स? What difficulties are there when setting fixed points for thermometer scale? थर्मोमीटर्स में फिक्स पॉइंट की जरूरत क्यों होती है और उन फिक्स पॉइंट को सेट करते वक्त क्या मुश्किल पेश आती है? दो क्वेश्चंस किए गए हैं जिनका आपने आंसर करना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो मेन बात है वो फिक्स पॉइंट की है। फिक्स पॉइंट का आपको पता होना चाहिए कि थर्मोमीटर के फिक्स पॉइंट का क्या मतलब है। फिक्स पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर के पॉइंट्स जहां से थर्मोमीटर का स्केल सेट हो रहा है, और ये वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के पॉइंट्स हैं जो हर थर्मोमीटर में सेम होते हैं। जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड पॉइंट है जो कि हर जगह हर थर्मोमीटर में सेम होते हैं। तो क्वेश्चन ये किया गया है कि थर्मोमीटर्स के लिए ये फिक्स्ड पॉइंट्स रखना क्यों जरूरी होता है, और जब हम इन फिक्स पॉइंट को सेट कर रहे होते हैं कि हर थर्मोमीटर में हर जगह यही फिक्स पॉइंट रहे, तो उस फिक्स पॉइंट को सेट करते वक्त हमें क्या मुश्किल पेश आती है। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन किया गया है कि क्यों जरूरी है फिक्स पॉइंट को सेट करना थर्मोमीटर्स के लिए, उसका आंसर करते हैं कि फिक्स पॉइंट जो है वो क्यों जरूरत है इसकी, क्योंकि ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं थर्मोमीटर के स्केल को एक्यूरेट और सेम सेट करने के लिए हर जगह, ताकि स्केल जो है वो थर्मोमीटर का हर जगह एक्यूरेट हो और सेम हो। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हम चले जाएं वहाँ पे थर्मोमीटर का स्केल जो है वो एक्यूरेट भी हो और सेम हो। तो यही सिंपल सी रीजन है कि हमें एक्यूरेट और सेम पॉइंट्स चाहिए होते हैं हर जगह थर्मोमीटर के, इसीलिए हम फिक्स पॉइंट्स को यूज करते हैं। लेकिन इन फिक्स पॉइंट को सेट करते वक्त हमें क्या मुश्किल आती है ये भी लिखनी है आपने। मेन डिफिकल्टी फिक्स पॉइंट को सेट करने में जो आती है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की होती है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हर जगह एग्जैक्टली सेम नहीं होता प्रेशर की इम्प्योरिटीज की वजह से, इसीलिए स्केल सेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो आई होप सो कि क्वेश्चन 6 आपको समझ आ गया होगा कि हम फिक्स पॉइंट थर्मोमीटर में क्यों यूज करते हैं और हमें मेन डिफिकल्टी इन पॉइंट्स को सेट करते वक्त क्या आती है। क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं और रीड करते हैं। क्वेश्चन 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मर्करी इज रिप्लेस्ड विद अल्कोहल इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। अगेन ग्लास थर्मोमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ग्लास थर्मोमीटर में हमें पता है मर्करी यूज होता है, हमने ये भी देखा कि हम वाटर क्यों नहीं यूज करते। अब अगेन एक घुमा फिरा के नए अंदाज से आपसे क्वेश्चन किया गया है कि हम एक और लिक्विड अगर यूज करें अल्कोहल, अगर हम मरकरी की जगह अल्कोहल यूज करते हैं तो फिर आप बताएं कि सेंसिटिविटी और रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो चीजें, एक सेंसिटिविटी दूसरा रेंज आपसे पूछी गई है, तो दोनों की आप हेडिंग्स डाल के एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आपने सेंसिटिविटी का बताना है कि अल्कोहल को ग्लास थर्मोमीटर में यूज करने से ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि थर्मोमीटर का रिस्पॉन्स टेम्परेचर चेंज पर, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो थर्मोमीटर कैसे रिस्पॉन्स करता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज करें तो थर्मोमीटर का लिक्विड जो है वो कितना ऊपर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी। अब केस आपको ये बताया गया है कि हम लिक्विड यूज कर रहे हैं अल्कोहल, आपने बताना है कि अल्कोहल जब हम यूज कर रहे हैं ग्लास थर्मोमीटर में उसकी सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अल्कोहल यूज करने से ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होता है तो अगर मरकरी है तो वो मरकरी का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर उस मरकरी की जगह ग्लास थर्मोमीटर में अल्कोहल डाला गया है
तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होने पे अल्कोहल बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर जाएगा। तो यही क्या है, सेंसिटिविटी है। अल्कोहल यूज करने से ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। दूसरा, रेंज का आपसे पूछा गया था कि रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेंज का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि रेंज का क्या मतलब होता है। रेंज का मतलब है थर्मोमीटर का लोएस्ट से हाईएस्ट टेम्परेचर तक मेजर करने की कैपेबिलिटी। मतलब कि थर्मोमीटर कितना लो और कितना हाई टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर थर्मोमीटर सिर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है, तो हम कहते हैं कि ये इसकी रेंज है 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो रेंज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी से कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट मरकरी से ज्यादा होता है। इसीलिए थर्मोमीटर लो और हाई टेम्परेचर्स दोनों मेजर कर सकता है। तो अल्कोहल यूज करने से थर्मोमीटर की रेंज भी बढ़ जाएगी। तो दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जब हम अल्कोहल को ग्लास थर्मोमीटर में यूज करते हैं तो सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो जाती है थर्मोमीटर की और उसकी रेंज भी बढ़ जाती है। आई होप सो आपको सेंसिटिविटी और रेंज दोनों कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं। Why -273.15 degree centigrade temperature is called absolute zero? Can we achieve this temperature? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहते हैं। क्या हम इस टेम्परेचर को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं? पहले तो आपने बताना है कि इसको एब्सोल्यूट जीरो क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन आपने देनी है। फिर आपने बताना है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके दो पॉइंट्स बनेंगे क्योंकि दो क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है क्योंकि इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली स्टिल हो जाते हैं और इंटरनल एनर्जी कम से कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं, इसीलिए इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने अपने माइंड में रखना है कि इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। दूसरा पॉइंट और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे किया गया था वो ये था कि क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो इसको अचीव नहीं कर सकते हम प्रैक्टिकली। इसको अचीव करना मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें अपने सिस्टम से सारी एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी की सारी एनर्जी अपने सिस्टम से बाहर निकाल दें। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपको एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9 को रीड करते हैं। व्हाई थर्मोकपल थर्मोमीटर इज suitable to measure high temperature but not liquid in glass thermometer? Why is a thermocouple thermometer good for measuring high temperature but a liquid in glass thermometer is not? अब दो क्वेश्चंस बना के आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है वो यही पॉइंट पूछा गया है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों सूटेबल है और लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों सूटेबल नहीं है। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को तो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर क्या है, जैसे कि मरकरी यूज किया जाता है ग्लास थर्मोमीटर के अंदर। फिर हमने अल्कोहल को भी देखा कि अल्कोहल को भी यूज किया जाता है, अगर हम करें तो क्या चेंज आएंगे। लेकिन थर्मोकपल थर्मोमीटर कौन सा थर्मोमीटर होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो टेम्परेचर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मेजर करता है। इसको हम इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर भी कह सकते हैं, जो हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और क्विकली रिस्पॉन्स देता है। और आपने इसी की रीजन बतानी है कि ये हाई टेम्परेचर क्यों मेजर करता है। वाई का आपने आंसर करना है। और दूसरा जो हमारे पास ग्लास थर्मोमीटर होता है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, वो क्यों नहीं कर सकता हाई टेम्परेचर मेजर। तो पहले आप थर्मोकपल थर्मोमीटर की रीजन देंगे कि वो हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्यों सूटेबल है। थर्मोकपल थर्मोमीटर हाई टेम्परेचर इसीलिए मेजर कर सकता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर और ज्यादा से ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है और वो एक्यूरेटली और सेफली मेजर करता है इस चीज को कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट और टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है और ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए वो ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। इसके ऑपोजिट लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता। तो उसकी रीजन भी आपने देनी है तो वो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर जो लिक्विड है ग्लास थर्मोमीटर के अंदर वो या तो बॉयल हो सकता है या एक्सपेंड हो सकता है और फिर थर्मोमीटर टूट जाएगा। इसीलिए लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर जो है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन 9 में सिंपल सी बात आपसे पूछी गई थी, जस्ट क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया गया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 को रीड करते हैं।
कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज। बार बार थर्मोमीटर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की बात की जा रही है दोबारा से, और क्वेश्चन ये किया गया है कि क्या हम लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं बगैर उसकी रेंज को चेंज किए। अब दोनों चीजें, सेंसिटिविटी और रेंज को, ऊपर क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि सेंसिटिविटी क्या होती है थर्मोमीटर की और रेंज क्या होती है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो पॉज करें और पीछे जाएं वीडियो में और सेंसिटिविटी और रेंज को समझें, तब आपको वो क्वेश्चन भी समझ आएगा और क्वेश्चन 10 भी। तो आपने पॉइंट्स बताने हैं कि हम कैसे सेंसिटिविटी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर की इंक्रीज कर सकते हैं बगैर उसकी रेंज को चेंज किए। तो पहला पॉइंट ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं जब हम नैरो कैपिलरी यूज करें। अगर थर्मोमीटर की ट्यूब पतली होगी तो सेम टेम्परेचर चेंज पर लिक्विड ज्यादा ऊपर मूव करेगा, इससे सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है, नैरो ट्यूब यूज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज की जा सकती है। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो ये है कि वो लिक्विड हम यूज करें जो ज्यादा एक्सपेंड करता हो टेम्परेचर के चेंज होने पे। इस केस में भी जब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होगा तो लिक्विड बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है कि दोनों मेथड से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और थर्मोमीटर की रेंज भी सेम रहती है। हमने रेंज को बगैर चेंज किए सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के पॉइंट्स बताने थे इस क्वेश्चन में, तो नैरो कैपिलरी और वो लिक्विड जो एक्सपेंड करे ज्यादा, इस तरह से हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन 11। One student claims to have constructed a more sensitive liquid in glass thermometer. How can her claim be verified? क्वेश्चन 11 में एक स्टूडेंट का बताया गया है कि एक स्टूडेंट ये दावा करती है कि उसने लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव बनाया है, यानी उसने जो लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर बनाया है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो हम उसके इस दावे को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ये बात जो कह रही है वो सही है या नहीं है। तो आपने वेरीफाई करने के मेथड्स बता देने हैं कि वेरीफाई हम कैसे करेंगे कि वो ये बात सही कह रही है या नहीं कह रही। पहली बात ये कि हम उसको स्टैंडर्ड थर्मोमीटर के साथ कंपेयर करेंगे कि वो जो स्टूडेंट का थर्मोमीटर है और एक और जो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है उन दोनों को लेंगे और सेम इन्वायरमेंट में रखेंगे। फिर ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उन दोनों थर्मोमीटर्स में से किसका लिक्विड ज्यादा ऊपर मूव करता है, किसके लिक्विड में ज्यादा चेंज आता है। अगर उस स्टूडेंट का थर्मोमीटर थोड़े से टेम्परेचर चेंज में ज्यादा ऊपर मूव कर गया है और ज्यादा बड़ी रीडिंग दे रहा है हमें, तो इसका मतलब ये है कि उसका दावा सही है, उसने जो थर्मोमीटर बनाया है वो ज्यादा सेंसिटिव है, जो थोड़े से टेम्परेचर चेंज होने पर भी उसका लिक्विड ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो उसके ग्लास थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये थे चैप्टर 7 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने वन बाय वन अच्छे से डिस्कस किए। आई होप सो आपको क्लियर होंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।